गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग फेज रूल देख रहे हैं और फेज रूल में कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे। कंपोनेंट क्या है हमने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम जितनी केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल एंटाइटीज की आवश्यकता पड़ती है उन सभी को हम कहते हैं कंपोनेंट। कुछ एग्जांपल लेकर के हमने सॉल्व करके आपको बताया कि कंपोनेंट को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद कंपोनेंट को निकालने का एक फार्मूला है। किसी भी सिस्टम के लिए कंपोनेंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये टॉपिक हम किसमें देख रहे हैं? ये सारे टॉपिक हम देख रहे हैं फेज रूल में। और फेज रूल में कौन सा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं? कंपोनेंट्स। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए कंपोनेंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कंपोनेंट इज इक्वल टू एस माइनस आर। इस फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। एस क्या है? एस इज द वेयर एस इज नंबर ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में मिला करके कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस है वो एस को बताता है। एंड आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रिलेशंस और इक्वेशन, जितने रिलेशन या इक्वेशन से वो सिस्टम जुड़ा हुआ होगा। कई एग्जांपल लेके मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर डिसोसिएशन है तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा यहां पर देखिए कितने सब्सटेंस हैं? तो 1 2 3, यानी एस की वैल्यू कितनी आएगी? 3। कितने रिलेशन दिखाई दे रहे हैं आपको? केवल एक। इट मींस आर इज इक्वल टू 1। तो सी यहां से आपको देख के पता चल रहा है कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन सी इज इक्वल टू एस माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट निकालने का तरीका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं जहां पर आप कंपोनेंट निकालें, कुछ और सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। explain why KCl, NaCl, H2O should be regarded as a three component system, whereas KCl, NaBr, H2O should be regarded as 4 component system। ये क्वेश्चन है। 4 component system, ये क्वेश्चन होगा।
आपको ये बताना है KCl NaCl H2O जो है ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है, जबकि KCl NaBr H2O जो है ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है। देखिए क्या होगा, इसका ऐसे लिखते हैं ये सिस्टम क्या है। फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट सिस्टम ले सकते थे KCl NaCl वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा होगा। KCl NaCl इसमें डिसॉल्व हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा? KCl जो होगा अपने आयन में टूटेगा, कैसे? K प्लस आयन और साथ ही साथ क्या बनाएगा? Cl आयन। ऐसा NaCl का डिसोसिएशन होगा तो क्या क्या बनाएगा? सोडियम आयन एंड Cl। ऐसे यानी अगर पूरा का पूरा सिस्टम आप देखेंगे तो उस पूरे सिस्टम में आपको क्या दिखाई देगा? उस पूरे सिस्टम में आपको इस तरह के रिएक्शंस आपको दिखाई देंगे। अच्छा, रिएक्शंस हो कैसे रहे? तो इसको देखें क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। एक रिएक्शन ये हो सकता है कि KCl जो है इसका आयनिक डिसोसिएशन हो रहा हो इस फॉर्म में, इस फॉर्म कैसा। और दूसरा क्या है? दूसरा रिएक्शन कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से आपको इसका भी आयनिक डिसोसिएशन दिखाई देगा। कैसा? बात क्लियर है? KCl dissociates into potassium ion, chloride ion. NaCl dissociates into sodium ion and chloride ion. ये डिसोसिएशन किस तरीके से हो रहा होगा? तो ये डिसोसिएशन इस तरह के रिएक्शन से हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन में लिख दिया है, तो ये रिएक्शन से इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए क्या है, इस रिएक्शन में क्या है? मॉलिक्यूल के साथ ही साथ आयंस भी प्रेजेंट है। अगर सिस्टम में मॉलिक्यूल के साथ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं तो कंपोनेंट जो निकलता है, कंपोनेंट जो निकालने का तरीका है उसका फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है? S माइनस R प्लस 1। ये कब के लिए फार्मूला है? ये फार्मूला कब के लिए है? जब सिस्टम में क्या प्रेजेंट हो? जब सिस्टम में ions are present in the system, तब के लिए है ये। ऐसा अगर आयन प्रेजेंट नहीं है तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला हमारा है C is equal to S minus R। तो ये दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। एक फार्मूला जब सिस्टम में आयंस प्रेजेंट ना हो, एटम या मॉलिक्यूल्स हो, और दूसरा फार्मूला जब सिस्टम में आयंस प्रेजेंट हो तो C is a component, S is a number of substrate, substrate मतलब of ions भी हो जाएगा, substrate और ions, R is number of reactions, the number of equations and 1 is a constant। ऐसा तो इस फार्मूले को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले S की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट एंड आयंस S। ये कितने हैं? या देखिए कौन कौन से होंगे। एक है KCl, ऐसा NaCl भी है, सिस्टम में वाटर भी है, साथ ही साथ क्या है? पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है और सोडियम। क्लोराइड आयन दो बार रिपीट है तो एक ही हुआ। ऐसा KCl NaCl H2O, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, इतने आयंस या आपके मॉलिक्यूल जो हैं सिस्टम में प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6। तो द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट और आयंस इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 6। ऐसा
ओके, अच्छा रिलेशन कितने देखने को मिल रहे हैं? देखिए दो रिलेशन जोड़ हैं, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, दो ही इक्वेशन है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम को देखा जाए तो नंबर ऑफ इक्वेशन जिसका रिलेशन का नाम दे रहे हैं, जिसका आर लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। ओके, एंड देन नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर निकालना है तो C is equal to S minus R plus 1। इस तरीके से S की वैल्यू 6 है, माइनस R की वैल्यू 2 है, एंड प्लस 1 एंड इक्वल टू 2। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि अगर इस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट की संख्या कितनी आएगी? 3 आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में फिर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में फिर कह रहा है एक दूसरा सिस्टम ले रहे हैं और इस सिस्टम के लिए आपको बताना है कि इसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब जरा इस सिस्टम को भी देखते हैं, देखा जाए। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? KCl प्लस NaBr प्लस S। किस तरीके से रिएक्शन होगा वह देखते हैं। तो सबसे पहले KCl सपोज करिए इसका डिसोसिएशन होगा पोटेशियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में, ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? NaBr सोडियम ब्रोमाइड का भी देखने को मिलेगा डिसोसिएशन सोडियम आयन में एंड ब्रोमाइड आयन। ऐसा अब अगर ये सारे आयन्स जो हैं वाटर में मौजूद हैं तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है कि पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन से कंबाइन कर सकता है। अगला क्या आप देख सकते हैं? अगला आप ये देख सकते हैं कि पोटेशियम आयन जो है ये ब्रोमाइड आयन से कंबाइन कर सकता है और ये क्या बना ले? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये देखने को मिल सकता है। या क्या हो सकता है? इसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ भी कंबाइन कर सकता है और क्या बना सकता है? NaC। इसके अलावा क्या कोई दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है? ये चेक करिए। इसके अलावा क्या कुछ और भी हो सकता है इस सिस्टम के लिए? नहीं हो सकता है। अब क्या होगा भाई? पोटेशियम आयन आपने देखा डिसोसिएशन, इसका भी दिखा है डिसोसिएशन, फिर अलग अलग तरह के आयन्स आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये बन सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के हम देखें इतना कुछ हो सकता है इस सिस्टम के लिए। अब हमें क्या करना होता है? हमें दो चीजें जाननी होगी, S की वैल्यू और R की वैल्यू। सबसे पहले S की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये सबस्ट्रेट या आयन कौन से हैं? सबस्ट्रेट एंड आयन्स फॉर द सिस्टम। ये कौन से हैं? ये पहला सबस्ट्रेट क्या है भाई? KCl है। दूसरा क्या है? NaBr है। तीसरा क्या है? वाटर है। चौथा एक और बना है, उसका क्या नाम है? KBr है। एक और क्या बना? NaCl बना। कुछ आयन्स भी बने हैं। कौन कौन से आयन बने भाई? सोडियम आयन बना और क्या बना? ब्रोमाइड आयन बना और क्या बना? पोटेशियम आयन बना और क्या बना? क्लोराइड। इतने आयन्स का सबस्ट्रेट इस सिस्टम के लिए होने चाहिए। कितने होने चाहिए? काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट एंड आयन्स जिसे S से लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 9।
और वो 9 कौन कौन से होंगे, वो 9 होंगे। ओके, अब नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ इक्वेशंस ऐसा कितने इक्वेशन पॉसिबल है या रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। 1 2 3 4, इस 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो कितने हो जाएंगे भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसा। फार्मूला क्या है, कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, कंपोनेंट C इज इक्वल टू S माइनस R प्लस 1 ऐसा, इक्वल टू S की वैल्यू 9 है माइनस 4 प्लस 1, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू ऐसा। तो यानी ये जो सिस्टम होगा कैसा होगा, 4 कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए। बहुत आसानी से किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करके उसके लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने इस सिस्टम को लिया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सिस्टम को इस तरीके से आप डिसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ लिया गया है तो डिसोसिएशन इसका होगा। KCl जो है इस तरह से डिसोसिएट होगा और NaBr इस तरीके से डिसोसिएट होगा। ओके, इस डिसोसिएशन के बाद ये डिफरेंट आयंस बन रहे हैं, तो ये आयंस भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है तो, जैसे पोटेशियम Br के साथ कर सकता है और सोडियम आयन Cl के साथ कर सकता है, तो ये क्या क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से 4 ही रिएक्शन पॉसिबल हैं। ओके, अगर ये 4 रिएक्शन पॉसिबल हैं तो कौन कौन से मॉलिक्यूल या आयंस इसमें बने हैं इस पूरे सिस्टम में, उसको लिखने जा रहे थे। तो 1 2 3 ये तो है ही सिस्टम में, 1 2 3 हमने लिखा। इसके अलावा क्या क्या बना है, देखिए ये भी बन रहा है सिस्टम में और देखिए ये भी बन रहा है, तो ये दोनों भी बन रहे हैं, तो इसे यहाँ लिखा गया है और यहाँ लिखा गया है। इसके बाद आयंस की बारी है, तो आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम आयन है, ब्रोमाइड आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है। इन सबको सोडियम ब्रोमाइड आयन, सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सारे को जोड़ लीजिए। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जो नंबर है 9 हो जाएगा। इसलिए देखिए हमने क्या लिखा है कि टोटल सबस्ट्रेट की संख्या कितनी है, 9 है। नंबर ऑफ इक्वेशन, कितने इक्वेशंस हैं इसमें, इक्वेशंस का नंबर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और कंपोनेंट की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो C = S - R + 1 वैल्यू को रख देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए आप इस फार्मूले की सहायता से नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम के लिए क्या होगा, ये देखने हम जा रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी सिस्टम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है। ये देखिए, सपोज करिए कि कोई सिस्टम हमारे पास है, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, और वाटर जो है ये वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में, ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। ओके, और तीनों जब इक्विलिब्रियम में है तो आपको ना तो टेम्परेचर स्पेसिफाई कुछ करना होगा अब, और ना ही प्रेशर। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशंस पर ही तीनों इक्विलिब्रियम पर आ सकते हैं। तो अब आपको टेम्परेचर और प्रेशर को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कैसा, टेम्परेचर प्रेशर को कुछ भी स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं, सपोज करिए
कि वाटर है ऐसा और वाटर है, वाटर वेपर, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि भाई टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा टेम्परेचर की वैल्यू के साथ ही साथ प्रेशर की वैल्यू भी। ये यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशंस आपको लग रही है तो इस तरह की कंडीशंस में जितने आपके कंपोनेंट जो हैं वो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यक हैं, वही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी अगर यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी ऐसा। तो ये देखने वाली बात रहती है कि कितने आपको टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद जो है हम इसमें आगे लिखेंगे। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे कर सकते हैं। The degree of freedom of a system is defined as the number of independent variables such as temperature, pressure and composition which are to be specified to describe a system complete। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। इस डेफिनेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं। इसमें जैसा एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको फिर से क्लियर करना है। अगर सिस्टम वाटर है और ये है वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर इस तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए। तो अगर सपोज करिए आप टेम्परेचर फिक्स करते हैं, टेम्परेचर फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर फिक्स होगा। ये सेंस है केवल एक ही पैरामीटर की आवश्यकता होगी, तो एक ही फिक्सिंग से आप इस इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर केवल एक ही पैरामीटर की आवश्यकता होगी तो ऐसी कंडीशंस में f = 1 कहलाएगा। यानी ये मोनो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। ओके, इस तरीके से एक अगर मान लीजिए कि बस वाटर सिस्टम है, केवल वाटर सिस्टम, ऐसा केवल कोई वाटर सिस्टम आपके पास है। इस वाटर सिस्टम को वाटर में बने रखने के लिए आपको टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ता है और प्रेशर भी फिक्स करना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस के लिए ये आपका डाई वेरिएंट या बाई वेरिएंट कहलाता है।
और एफ की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। तो एक ये करेक्शन कर लेंगे, इस करेक्शन को देख लेंगे कि एफ की वैल्यू मैंने 2 बोल दिया था, एफ की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक को ही आप फिक्स करने से दूसरा डेरिवेटिव यहाँ फिक्स हो जाएगा। ओके, ये करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए। आगे हम देखने जा रहे हैं, आगे हम ये देखने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने डेफिनेशन लिख लिया था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं गिब्स फेज रूल। आगे नेक्स्ट गिब्स फेज रूल। गिब्स ने क्या किया है, गिब्स फेज रूल जो है वो हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए है। और गिब्स ने क्या किया, गिब्स ने कंपोनेंट, फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनके बीच रिलेशन बताया। ये इनके बीच का क्या कोई रिलेशन है, अगर है तो ये रिलेशन किस नाम से जानता है, जाना जाता है गिब्स फेज रूल। क्या कहा गिब्स ने, इसने ये कहा कि कोई भी अगर हेटेरोजेनस सिस्टम है और ये सिस्टम केवल 3 चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। किन 3 चीजों से भाई, तो टेम्परेचर से, प्रेशर से और कंपोजिशन से। इसके अलावा उस सिस्टम पर किसी दूसरी चीज का प्रभाव ना पड़ता हो, तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि हमेशा क्या होगा, हमेशा जो होगा P प्लस F का जो सम होगा वो C प्लस 2 के बराबर ऐसा। तो ये जो है होगा रिलेशन है, इस रिलेशन को देखते भी हैं ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, देख करके देख लेते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। गिब्स फेज रूल है, according to Gibbs phase rule, according to Gibbs phase rule, if a heterogeneous system, if a heterogeneous system is influenced by किसके द्वारा भाई, by temperature और क्या, pressure, by temperature, pressure and concentration या composition जो आप लिखना चाहें, and concentration and not by other action, इसके अलावा किसी दूसरे एक्शन से ये गवर्न ना होता हो, लाइक ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस ना होता हो सिस्टम, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फोर्सेस, magnetic forces or by surface action, then क्या होगा भाई, then the sum of number of phases and degree of freedom and degree of
फ्रीडम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम is greater than the number of component by 2. ये रेशियो क्या है रेशियो कि number of phases plus degree of freedom is equal to C plus 2. ये फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं अथवा इसी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को हम ले सकते हैं F is equal to C minus P plus 2. तो अगर हमें किसी भी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम कर सकते हैं F is equal to C minus P plus 2. इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो गिब्स फिश रूल यहाँ से इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बात है कि गिब्स फिश रूल क्या रहता है, हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए रूल है। अगर कोई हेटेरोजेनस सिस्टम टेंपरेचर प्रेशर कंसंट्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो, इसके अलावा उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसे केस में नंबर ऑफ फेजेस प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C plus 2। तो ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले की सहायता से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर वाटर सिस्टम है तो उसके लिए अलग अलग फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, कौन कौन से फेज बनेंगे, क्या वो फेज पॉसिबल है, अलग अलग फेज के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।